जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं स्टोरी टेलिंग करता नहीं हूँ अपने चैनल के ऊपर, बट देयर इज़ अ रीज़न कि मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, और उसका रीज़न मैं इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये कम्प्लीटली अलाइंड है जो डिस्कोर्स हम अपनी इस चैनल के ऊपर लेके चलते हैं। तो इसको डिले किए बगैर कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को मैं जितना ज़्यादा देखता गया, सुनता गया, रिसर्च करता गया, ये उतनी ही ज़्यादा खौफनाक होती चली गई। इमेजिन करें कि 1989 का यूएस, अब 1989 का जो अमेरिका था, दैट वाज एक्चुअली जो आज तक फैसिनेट किया जाता है पूरी दुनिया में, ये वो वाला अमेरिका था। यानी कि अमेरिकन ड्रीम, और जो है वो कोई भी आके मेहनत करके काम करके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता और घर ख़रीद सकता, गाड़ियाँ ख़रीद सकता। ये वो वाला टाइम था अमेरिका का। बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस के अंदर सबसे पॉश इलाका, उसके अंदर एक मैंशन, जिसके अंदर अब आप इस सीन को इमेजिन करें कि जिसके अंदर एक मेंशन है और उसके बाहर सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, फायर ट्रक खड़ा है, पैरामेडिक्स खड़े हैं। और आप जैसे ही जो है वो उसके मेन डोर की तरफ जाते हैं उस मेंशन के, तो वहाँ पे बाहर ही एक लड़का 21 साल का वो बैठा हुआ, उसके रो रहा, हिचकियों के साथ रो रहा वो बैठा हुआ। और फिर आप जैसे ही उसके अंदर एंटर होते हैं घर के अंदर, तो नॉर्मली एक होता है डेन, मतलब एक छोटा सा एक कमरा होता है कि जो नॉर्मली आपके मेन फ्लोर पे होता है, उसमें लोग ऑफिस बना लेते हैं कोई उस तरह का। तो वो एंटर होते ही समझ लें राइट साइड पे एक डेन बना हुआ जिसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक मंज़र। अब वो मंज़र क्या था? वो मंज़र था कि दीवारों पे खून लगा हुआ, पूरे ज़मीन पे हर तरफ खून, और दो लोग वहाँ पे उनकी टीम, और उधर एक और लड़का 18 साल का वो बैठा हुआ, एक डेड अपनी गोद में लेके, और वो भी हिचकियों के साथ रो रहा। अब ये दोनों बॉडीज़ किसकी थी? ये दोनों बॉडीज़ होजे मेनेंडेस और उसकी बीवी किटी मेनेंडेस, इन दो लोगों की ये। और ये इनको शॉटगन से मल्टीपल टाइम्स मारा गया था। तो जो मैंने आपको बताया कि मंज़र जो था डेन का, वो इतना ज़्यादा खौफनाक क्यों था? क्योंकि उनको मल्टीपल टाइम शॉटगन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका बर्स्ट जो होता है वो इतना बड़ा एकदम से पड़ता है कि वो जो है, और इतनी छोटी सी जगह के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर, और मल्टीपल टाइम्स मारा जाए तो वो काफ़ी बुरा हशर कर सकता है एक इंसान की बॉडी का। तो वो मल्टीपल टाइम्स उन दोनों को मारा गया था। अब इस चीज़ को आप इमेजिन करें कि ये मंज़र बेवर्ली हिल्स, जो कि सबसे टॉप का इलाका है जहाँ सेलिब्रिटीज़ रहते हैं और दूसरे लोग रहते हैं, ये वहाँ के एक मेंशन का ये एक मंज़र। अब ज़ाहिर है कि आप सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? तो अब ज़रा बैक स्टोरी के ऊपर जाते हैं, लेकिन उधर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस वाज नॉट द एंड ऑफ इट। ये बेसिकली एक शुरुआत थी इस कहानी की। होजे मेनेंडेस एक क्यूबन इमिग्रेंट था जो 70s में, अर्ली 70s में, अराउंड अबाउट क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद उसकी पूरी जो फैमिली थी वो अमेरिका मूव हो गई। और वो वेल टू डू फैमिली से था। उसके जो वालिद थे वो फुटबॉल प्लेयर थे और अकाउंटेंट थे। उसकी जो मदर थी वो प्रोफेशनल स्विमर थी। सो ही वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, कोई एज सच उसका इशू नहीं था। अच्छा, खुद होजे मेनेंडेस जो है ये बहुत ही एक एम्बिशियस किस्म का बंदा था, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू द टॉप। ऑल्दो इनिशियली जब इसने काम शुरू किया, और यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब ये आया, तो ये न्यूयॉर्क में था, और इसकी शादी किटी से हो चुकी थी। इसका एक बच्चा हुआ था, पहला बच्चा जब हुआ इसका, तो इन्होंने देवर जस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह थे। देवर जस्ट मेकिंग एंड्स मीट, और देवर ओके, मतलब कोई स्ट्रगल बहुत में नहीं थे, बट देवर लाइक मन टू मन, जिस तरह होता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, उस तरह से चल रहे थे। अब इनका जो पहला बड़ा बेटा है उसका नाम लायल है। अब इनका जो है वो दूसरा बेटा पैदा होने वाला था, जिसका नाम एरिक है। जैसे ही एरिक पैदा हुआ तो
आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों ने नोटिस किया कि वो इन लोगों के लिए लकी है और इनकी लाइफ एकदम से चेंज होने लग गई और होज़े मेनेंडेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई। एंड उसने पहले हर्ट्स एक कंपनी है यहाँ पे, रेंटल कार कंपनी है, उसके अंदर उसने काम किया। इनिशियली कर रहा था, यानी कि न्यूयॉर्क से वो उसी में काम कर रहा था और वो ही क्लाइम्ड अप द लैडर और वो बड़ा सीनियर एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बन गया। एंड देन ही स्विच्ड टूवर्ड्स द हॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री और वो प्रोडक्शन और मूवीज़ इंडस्ट्री की तरफ। वहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे वो अपनी पूरी फैमिली, और ये बिल्कुल जैसे एरिक पैदा हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ये उसको अपॉर्चुनिटी मिली। एंड द एंटायर फैमिली मूव्ड टू लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। वहाँ पे उन्होंने मूव किया। वहाँ पे ही वॉज डूइंग प्रोफेशनली रियली गुड और और फास्ट फॉरवर्ड उस पूरे टाइम के अंदर उसने ये सारा अपना मैंशन बेवर्ली हिल्स में लेके, एंड दे वर डूइंग रियली गुड। अच्छा, अब ये जो होज़े मेनेंडेस था, ही वॉज नोन टू बी वेरी लाइक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है ना, डोमिनेंट, कंट्रोलिंग, हर चीज़ को अपने काबू में रखना, हर चीज़ को उस तरह की पर्सनैलिटी का बंदा था ये। तो तो इसने, अच्छा, और ज़ाहिर है ख़ुद भी हमेशा से बड़ा एम्बिशियस था, तो ये अपने बच्चों के लिए भी बड़ा एम्बिशियस था। एंड ही ऑलवेज़ वांटेड कि जो है इसके बच्चे भी एकेडमिकली भी और टेनिस में, स्पोर्ट्स में, दे शुड डू रियली गुड। तो बच्चों का भी जो प्रेशर होता है बचपन से, उसने वो प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर बना के रखा और उनको दोनों को, बड़े वाले को भी और छोटे वाले को भी, उसने मेक श्योर किया कि दे डू गुड। अच्छा, इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो एरिक छोटा वाला था, लायल जो बड़ा वाला बेटा था, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़ाहिर परेशान भी रहने लगा। एंड उसकी जो ग्रोथ में भी इश्यूज़ आना शुरू हो गए मेंटली। मतलब वैसे वो कम्प्लीटली नॉर्मल था, बट उसकी जो है उस तरीके से उसके मेंटली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो अपनी मामलात को लेके स्मूथली चल सके। थोड़ा सा इमेच्योर था जो बड़ा भाई था लायल। अच्छा, एरिक जो था वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली होशियार था और वो एक्चुअली जो है वो उसमें बेहतर भी था स्पोर्ट्स वगैरह में। अब इन पे, दोनों बेटों पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहा पूरी ज़िंदगी, पढ़ाई से रिलेटेड भी, दूसरी चीज़ों के थ्रू भी, तो ये ज़ाहिर है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए पूरी उसकी इस थ्रू आउट द टाइम। अच्छा, और जो किटी, जो इनकी माँ थी, वो बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेयर या बहुत ज़्यादा कोई यानी कि इन चीज़ों के अंदर, जो भी होज़े मेनेंडेस जो इनका बाप था, वो अपने बेटों के जैसे भी डील कर रहा था, उनकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती थी या उसको वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। अच्छा, अब टाइम गुजरता गया। अब ये 1989 आ गया। यहाँ पे लायल जो बड़ा बेटा था वो 21 साल का हो चुका था। एरिक जो छोटा बेटा था वो 18 साल का हो गया था। इन दोनों ने प्लान किया कि यार हमें जो है वो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजर पाएगी और वी नीड टू फिगर समथिंग आउट। इन दोनों ने प्लान बनाया और इन दोनों ने बेसिकली एक शॉटगन ख़रीदी और उसके बाद होज़े और किटी जो इनके माँ बाप थे, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी, तो उन्होंने प्लान बनाया, होज़े और उसकी माँ ने, किटी ने, कि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे वी वांट टू जस्ट स्टे एट होम एंड वी वांट टू एंजॉय आवर होम और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने इन दोनों को बोला कि भाई तुम लोग जाओ, जाके जो है वो पार्टी वार्टी करके आओ एंड वी वांट टू बी जस्ट एट होम एंड एंजॉय द होम और एंजॉय द टाइम ऑफ और ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों इनको छोड़ के चले गए। तो अपेरेंटली उसके फ़ौरन बाद दे बोथ केम बैक। जब इनके माँ बाप इसी डेन के अंदर बैठे टीवी देख रहे थे, एंड दे बोथ केम बैक, और इन्होंने माँ को भी और बाप को भी, दोनों को मल्टीपल टाइम्स शॉट किया, मारा, बार बार गोलियां मारी और मेक श्योर किया कि दोनों मर जाएं। दे बोथ वर डेड। अच्छा, अब ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स तो थे नहीं, तो इन्होंने मार के, अब इन्होंने सोचा कि यार अभी हमारी जो बंदूक की आवाज़ है ये मोहल्ले में गई होगी और अब कोई ना कोई जो है वो पुलिस को कॉल कर देगा कि जो है वो उन्होंने शॉट सुने हैं और ये इस तरह की कोई चीज़, तो थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। अब थोड़ी देर में कुछ भी नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर वहाँ से एक प्लान बनाया। ये दोनों निकले घर से, इन्होंने जाके मूवी देखी बैटमैन थिएटर के अंदर। उसके बाद ये एक पार्टी चल रही थी, कोई कॉन्सर्ट चल रहा था, फिर वहाँ गए और फिर ये लोग वहाँ से वापस आए।
तो इन्होंने जब वापस आके देखा तो अभी भी कोई खामोशी नहीं, वापस आए तो वही दोनों माँ बाप ऐसे ही पड़े हुए और कोई पुलिस भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। तो अब ये दोनों परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें इस चीज़ का। उस पॉइंट पे इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि यार अब हम ही पुलिस को कॉल कर देते हैं और बता देते हैं उनको कि भाई इस तरह से अभी हम वापस आए हैं और इस तरह से इनकी एनिवर्सरी थी एंड दे वांटेड टू स्पेंड टाइम टुगेदर, तो हम दोनों चले गए थे और हम अभी वापस आए तो हमने ये देखा है। तो उन्होंने यही कॉल करके पुलिस को बोला और पुलिस वहाँ पर आई और जिस तरह मैंने आपको शुरू में सीन बताया था वो सीन था। ज़ाहिर पुलिस ने कोई सेकेंड थॉट भी नहीं आई पुलिस को कि भाई ऐसा भी मतलब कुछ गड़बड़ भी हो सकती है इसके अंदर। उन्होंने आके रेगुलर जो था वो यानी कि जो प्रोसीजर होता है, अगेन दिस इज़ 1989, ये 1989 अगस्त की बात है, ये भी दिमाग में रखिए कि बहुत ज़्यादा जो प्रोटोकॉल्स आज फॉलो किए जाते हैं वो उस वक्त नहीं किए जाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको एज अ वो पोज किया कि कोई बर्गलरी हुई है या कोई गैंग मेंबर्स का काम है, क्योंकि ज़ाहिर होज़े जो था वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, ज़ाहिर बहुत सारे वहाँ पे लोगों के ग्रीवेंसेस हो सकते हैं उसके साथ, जो कि पुलिस वालों ने बाई भी कर ली स्टोरी कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने यानी कि लायल और एरिक ने ये स्टोरी दी पुलिस वालों को कि भाई इस तरह से हुआ होगा और कोई किसी ने इंट्रूड किया है और ये सारा कुछ करके हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम वापस आए हैं तो हमने ये सारी सिचुएशन देखी है और हमने आपको कॉल कर दी। अब ये तो हो गया, इसके बाद अब ज़ाहिर जो कुछ भी था केस लिपट गया, पूरा का पूरा सारा कुछ हो गया। अब हुआ क्या कि जो लायल और एरिक थे उनको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि दे स्टार्टेड लाइक पार्टिंग, मतलब उन्होंने दबा के पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ, घर, इन्वेस्टमेंट्स, घड़ियाँ दबा और पार्टी कर रहे हैं, घूमे फिरे जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। लोगों को ये बात थोड़ी सी ऑफ लगी कि यार अभी इनके माँ बाप मरे हैं और ये एकदम इतना खुश हैं, इतना कैसे हैं, किस तरीके से हैं। तो ये सारा लोगों को बात खटकी, आसपास के लोगों को भी, फैमिली के लोगों को भी, सारी सबको। लेकिन बहरहाल अब क्या हो सकता था, केस तो लिपट चुका था। अच्छा, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि दोनों लड़के जो थे ये बचपन से काफ़ी प्रेशर में और वो सारी चीज़ों में रहे, ट्रॉमाटाइज रहे, तो बचपन से इनकी थेरेपी भी चल रही थी। तो इनमें से जो एक भाई था, आई थिंक बड़ा वाला जो लायल जो था, उसने अपनी थेरेपी के दौरान ये जो पूरा मैंने आपको अभी सीन बताया है ये पूरा का पूरा अपने थेरेपिस्ट को बता दिया कि ये सब कुछ हमने किया है और इस चीज़ का जो भी उसने अपनी थेरेपी में अपने थेरेपिस्ट को ये पूरा का पूरा मामला बता दिया। ये केस अब वहाँ से टर्न अराउंड हुआ कि वो जो थेरेपिस्ट था, क्योंकि जो है वो वैसे तो क्लाइंट उसकी प्रिविलेज होती है, बट इस तरह के केसेस के अंदर एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी चीज़ों मतलब बाकी दूसरे प्रोफेशंस के अंदर भी जहाँ पे मर्डर और जान वगैरह के मामलात आ जाते हैं, वहाँ पे जो है वो जो प्रिविलेज होती है वो शायद आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपको वो डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है अथॉरिटीज़ को। तो बहरहाल वो जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया कि भाई जिस तरीके से इसने मुझे बताया है, वहाँ से ये केस पूरा दोबारा से खुला, दोनों भाइयों को अरेस्ट किया और ये जो मैंने पूरी आपको स्टोरी बताई, उन्होंने बंदूक खरीदी और ये सारा कुछ, ये सब कुछ कर आके ये सब कुछ सामने आ गया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि अगस्त 1989 में ये हुआ है, जो दोनों को मारा गया है, और ये समझ लें मार्च में इनको अरेस्ट करके। और अच्छा, अब जब मार्च में इनको अरेस्ट किया तो अब मैंने आपको जैसे शुरू में बोला था कि ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे अब दोनों भाइयों ने बेसिकली बताया कोर्ट को और जूरी को कि उन्होंने ये किया क्यों, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनका टेक ये था कि ये पैसों के लिए किया है, ताकि ये बगैर किसी कंट्रोल, बगैर किसी प्रेशर के अपने बाप के पैसे को उड़ा सकें, याशी कर सकें। पॉसिबिलिटी है कि ठीक हो, लेकिन वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने फिर ये पूरी अपना रीज़न बताया कि भाई हमने ये किया क्यों है। अब यहाँ पे ये वो रीज़न है मैं जिस वजह से ये स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों भाइयों ने बताया कि, और इसके सारे प्रूफ्स भी बाद में काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी कंपेलिंग प्रूफ्स भी कोर्ट में पेश किए गए। बड़े भाई ने बताया कि भाई मेरा बाप जो था वो बचपन से मुझे अब्यूज़ करता था, ठीक है, मेरे साथ ज़्यादती करता था। मैं बहुत ज़्यादा मैं अल्फाज को जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे फ्लैग ना हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि अल्फाज थोड़े से कंट्रोल तरीके से यूज़ करूँ ताकि जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँचे, बजाय इसके कि यूट्यूब को स्ट्राइक डाउन करके जो है वो वीडियो कहीं तक पहुँच ही ना सके। तो उसने बताना शुरू किया जब मैं 6 साल का था, ये तब से शुरू हुआ, और मेरा बाप जो है वो मुझे नहलाता था, तो नहलाने के टाइम पे भी मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ें करता था और मेरे प्राइवेट पार्ट्स के साथ ख़ुद भी खेलता था, मेरे अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ मुझे खेलने को बोलता था। सेम फॉर एरिक ने भी इसी तरह की सारी स्टोरीज़ बताई कि जब हम यानी कि सॉकर टेनिस पे जाते थे, टेनिस खेल के आते थे, तो लॉकर रूम में मेरे साथ जो है वो करता था, ज़्यादती करता था मेरे साथ। ये उनका सगी औलादें हैं, सगे बच्चे हैं उनके ये।
मतलब कोई स्टेप फादर वगैरह नहीं है ये। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग डिटेल्स जो है वो बताई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने मतलब इस तरह की भी कि हमारी पिक्चर्स जो होती हैं बग़ैर कपड़ों के वो लिया करता था, जो कि पेश भी की गई हैं एज प्रूफ। उसके बाद इनका एक कज़न था, इन लड़कों का, लायल और एरिक का एक कज़न था, उसने भी जो है वो कोर्ट में आके कंफर्म किया कि एरिक ने, छोटा भाई जो था, उसने उसको भी इस सारे मामले से पहले उसने भी बताया था, एरिक ने उसको भी बताया था कि ये सारी अब्यूज़ के बारे में और ये सारी ज़्यादतियों के बारे में उसने भी बताया था। तो वो थोड़ा सा वहाँ से यानी कि उसमें और जान पड़ी उस बात के अंदर। अब ज़ाहिर है, अच्छा ये ज़्यादा जो है, ये जो बड़ा वाला भाई था लायल, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि इसकी थोड़ी सी जो ट्रॉमा की वजह से ये मेंटली थोड़ा सा इमेच्योर वो इस वजह से हो गया था। बाद में साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि इसका जो ग्रोथ थी वो समझ लो वही 6-7 साल के बाद से इसकी एक तरह से रुक गई थी। वो उसी ट्रॉमा में फंस गया था वो 6-7 साल की उम्र में, जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी उसके बाप की तरफ से, तो वो उधर ही फंस गया था मेंटली। तो इस वजह से उसके ये इश्यूज थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये सारी डिटेल्स आई उनके सामने, अच्छा फिर उसके बाद एक और चीज़ जो थी इसके अंदर बड़ी 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 सैड बात थी कि जो बड़ा बेटा ये लायल था, ज़ाहिर है कि इसको नहीं समझ आ रहा था एक पॉइंट पे कि मतलब ये मेरे बाप को क्या मज़ा आ रहा है ये सब करने में, या क्या उसके प्लेजर है इस चीज़ के अंदर। तो उसने, अब ये देखे ना कि इस तरीके से फिर साइकी इंसान की काम करती है। उसने, लायल ने एक दफ़ा अपने छोटे भाई एरिक को, जो उनके पीछे थोड़ा यानी कि जंगल टाइप की जगह थी, वहाँ पे वो लेके गया अपने छोटे भाई को, और उसने भी वही सेम चीज़ें जो उसका बाप उसके साथ लायल के साथ करता था, वही चीज़ें लायल ने एरिक के साथ उधर जाके की। और उसने कोर्ट में ये बात बताई कि मैंने वो इसलिए की क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि मेरे बाप को क्या मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों में जो वो मेरे साथ करता है। बहरहाल ये पूरी की पूरी चीज़ जो थी उस वक्त जो जूरी के सामने और जज के सामने रखी गई, और उसको एज़ इज़ बहुत ज़्यादा, यानी कि वो उस वक्त एक हंग जूरी यानी कि तकरीबन बराबर जो दोनों तरफ जो जूरी थी दोनों तरफ, यानी कि आधे लोगों ने बात मान ली ये लड़कों की और आधों ने नहीं मानी। आधों ने वही वाला जो प्रोसिक्यूटर्स का जो टेक था उन्होंने उसी को ही होल्ड किया कि इन्होंने पैसों के लिए किया, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इन्होंने उनके इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो है वो पैसे खर्च करना, घूमना फिरना, गाड़ियाँ, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ शुरू कर दिया था। तो उस चीज़ ने इनके केस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया कि भाई इसका तो मतलब है कि आप पैसे के लिए आपने किया। बहरहाल उस वक्त हंग जूरी हो गई। कोर्ट ने इन दो केसेस को उस वक्त स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया कि ये दो अलग अलग केसेस हैं, और जो कत्ल का केस है इसको अलग ट्रीट किया जाएगा, अब्यूज़ का केस है इसको अलग ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और जो चीज़ उसके बाद इन लड़कों ने कोर्ट के अंदर बताई कि हमें डर था कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमें मार देंगे ताकि जो सीक्रेट्स हैं ये घर के अंदर ही दब जाएं। ये भी उन्होंने ऐड किया, उसको भी जज ने उस तरह से बाय नहीं किया, और जज ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई इमिनेंट थ्रेट नज़र नहीं आती या प्रूव नहीं होती, तो उन्होंने उसको भी उस वक्त कंसिडर नहीं किया। अच्छा, इस सारे के अंदर जो किटी उनकी माँ थी, उनका जो रोल था, वो दोनों लड़कों का कहना ये था कि वो भी हमें इमोशनली अब्यूज़ करती थी, बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन वो अपने शौहर को ये सारा कुछ हमारे साथ करने देती थी, कि उसको पता होता था कि वो क्या कर रहा है हमारे साथ, उसका शौहर, एंड वो करने देती थी। जो नेबर्स थे उन्होंने बाद में किटी के बारे में यही बात बताई कि वो ज़्यादातर जो है वो शराब के नशे में रहती थी, और ज़्यादातर वो होश में होती ही नहीं थी। उन लोगों की जो नेबर्स थे उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी। बहरहाल कोर्ट ने फाइनली उनको दोनों को सज़ाए मौत नहीं, लाइफ इन प्रिजन वो दी कि, और उसके बाद जो है वो विदाउट पैरोल, यानी कि बाहर भी आने का कोई चांस नहीं है, वो दी गई। अच्छा, फिर ये तो अब दोनों लड़कों को सज़ा हो गई। अब उसके बाद 2023 में एक बैंड था, उसका एक बंदा था, वो भी सामने आया और उसने भी कंफर्म किया, बिकॉज ये जो लड़के थे इनका कहना ये था कि ये सिर्फ घर में नहीं, ये ऑफिस में भी हो जाए कि ये सारे काम, यानी कि जो नए बैंड्स आ रहे हैं लॉन्च होने के लिए, म्यूज़िक वीडियोस के लिए, इस तरह की चीज़ों में ऑफिस के लोग भी, इन सब के साथ भी ये इस तरह की चीज़ें करता था। ऑल्दो उसको कोई सामने आया नहीं 2023 में। अब ये 1990 के अंदर ये दोनों को सज़ा हो गई और ये अब जेल में है। अभी 2023 में भी जेल में थे, और 2023 में एक बंदा और आया और उसने भी इस बात को कंफर्म किया, क्योंकि ज़ाहिर इसको पूरे केस को मीडिया अटेंशन बहुत ज़्यादा मिली थी, लेकिन उस वक्त नहीं शायद आया क्या। बहरहाल 2023 में वो बंदा भी सामने आया, रॉस करके नाम था या रूसो करके नाम था उसका, और उसने भी कंफर्म किया कि उसकी टीनेज में भी होजे मेनेंडेस जो ये आदमी था उसने उसको अब्यूज़ किया था सेक्सुअली। और
उसको भी कोर्ट ने इन कंसिडरेशन लिया और 2025 में इन दोनों भाइयों ने पिटिशन फाइल की, दोबारा से हियरिंग की, जो कि कोर्ट ने डिनाई कर दी इस बेसिस के ऊपर कि इनफ प्रूफ्स नहीं है कि इस केस को दोबारा से खोला जाए, और उनको अब 50 साल की मज़ीद सज़ा दी विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पेरोल, यानी कि बाहर आने का चांस है पेरोल के ऊपर। तो 2025 का ये स्टेटस है कि उनकी जो केस दोबारा से रीओपन करने की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया है और मज़ीद 50 साल की उनको सज़ा दी गई है। यहाँ पे दिस इज़ वेयर द केस स्टैंड्स। दोनों साइड की जो लॉयर्स हैं उनका मैंने आपको स्टैंड बता दिया। एक साइड का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि इन दोनों लड़कों ने पैसों के लिए किया, ताकि वो अनकंट्रोल्ड, क्योंकि उनका बाप बड़ा कंट्रोलिंग भी था, तो अनकंट्रोल्ड किस्म का वो अपना पार्टी कर सकें और पैसा खर्च कर सकें। और ये पूरा ये एक प्रॉपर प्री मेडिटेटेड कार्रवाई थी। उन्होंने जाके बाकायदा बंदूक खरीदी थी, प्लान किया था, ये सारी चीज़ें। जो दूसरी साइड के लॉयर्स हैं उनका बड़ा क्लियर है कि नहीं जी, ये लड़के मासूम हैं, इनके साथ बचपन से इनको ट्रॉमाटाइज़ किया गया, उन्होंने सारे ख़र्चा भी इसलिए किया था, आउट ऑफ ट्रॉमा किया था, और ये जो है वो बचपन से अब्यूज़ड रहे हैं, और अब जब ये फाइनली बड़े हुए हैं या इस काबिल हुए हैं कि कुछ कर सकें उस सिचुएशन का, तो इन्होंने उस सिचुएशन का कुछ किया, और जो है वो इसी डर में किया क्योंकि इनको शक था कि इनके माँ बाप इनको मार देंगे, क्योंकि अभी लड़के बड़े हो चुके हैं, तो अब ये जो सीक्रेट्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ वेयर द केस स्टैंड्स। अब मैं क्लोजिंग के अंदर आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि इस वक्त हमारी जो अब ये 1989 का केस है, पिछले 20-30 सालों से जिस तरीके से मैं दुनिया को नोटिस कर रहा हूँ, दुनिया जिस तरीके से देखें, बात यह है कि क्राइम पहले भी होता था, ठीक है, ब्रूटल तरीन क्राइम पहले होता था, लेकिन बहुत इक्का दुक्का होता था। ऐसा नहीं था कि रिपोर्ट नहीं होता था। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पहले रिपोर्ट नहीं होता था, अब रिपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है। पहले भी जो क्राइम होते थे वो रिपोर्ट होते थे, उनकी फ्रीक्वेंसी जेन्युइनली बहुत कम थी, ठीक है। अब पिछले 25-30 सालों में आप इन क्राइम्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो क्राइम स्पेसिफिकली ये चाइल्ड अब्यूज़ के जो क्राइम्स हैं, रेप के जो क्राइम्स हैं, लोगों के साथ ज़्यादती के जो क्राइम्स हैं, ये जिस लेवल पे अब जा चुके हैं, ये बहुत ही क्लियरली जो फितनों का दौर कहा जाता है, ये बहुत क्लियर फितनों का दौर की तरफ मामलात बढ़ते जा रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि अब मतलब ज़्यादातर लोग तो अब इम्यून हो चुके हैं इस चीज़ से, कि मतलब अब आप सुनते भी हैं कि जी कारी साहब ने मदरसे में किसी के साथ क्या कर दिया, बच्चे के साथ ये कर दिया, और लोग, बहुत सारे लोग तो जो है कहते हैं हाँ, मतलब जैसे एक ज़माने में कराची के अंदर दहशतगर्दी हुआ करती थी और रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट होता था, और लोग फिर जो है वो एक बहुत ही लाइटर मोड के अंदर, अच्छा आज इतने हुए, अच्छा कल इतने मर गए, अच्छा परसों इतने मर गए, अच्छा आज तो इतने ही मरे हैं, चलो शुक्र है, एक उस तरीके से लोग बड़े इम्यून हो गए थे। जबकि इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी कि कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और लोग मर रहे हैं इस तरीके से। इसी तरह मुझे लग रहा है कि ये जो अब बच्चों के साथ ख़ास तौर पे ज़्यादती के जो इंस्टेंसेस हैं वो इस लेवल पे एप्स्टीन आपके सामने हैं, और भी दूसरे भी जितने हैं आजकल आप देख लें कि तकरीबन, मुझे तो ऐसा, मतलब मैं जितना ज़्यादा न्यूज़ पर रख रहा हूँ नज़र, तकरीबन रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई केस आ रहा है सामने, या तो बच्चों पर या औरतों पर ज़्यादती के। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारा एंड ऑफ टाइम का भी एंड वाले हालात हैं, क्योंकि ये इस लेवल का क्राइम, इस लेवल के पागलपना, साइकोपना, ये सस्टेनेबल नहीं है। एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी इस तरह का ट्रॉमा, मतलब सुनने वाले के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जिनके साथ हो रहा है वो तो अलग ही है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ सोसाइटी के अंदर जब ये बात आती है कि भाई सोसाइटी के अंदर ये भी हो रहा है, सोसाइटी में ये भी हो रहा है, इट्स नॉट सस्टेनेबल। सो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट योर थाट्स ऑन दिस। और मैं तो कम्प्लीटली जो है वो परेशान था कि एक सगा बाप अपनी सगी औलाद के साथ, बेटों के साथ ये कैसे कर सकता है। हम किधर जा रहे हैं एज अ सोसाइटी, सब किधर जा रहे हैं, आई डोंट नो। थैंक यू वेरी मच।